जी मोनिका मैम। जी सो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका मैसेज देखा मैंने। हाँ तो है सर, कोई तरीका ऐसे याद रहे। मैम अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना। बोरिंग हो गया है अब सर मेरे लिए सब कुछ, क्यों? इसीलिए फील हो रहा है। क्या बोरिंग हो गया है? पेटेंट एक्ट। हाँ, ना इतना पढ़ना। इतना पढ़ना। थोड़ा प्रेशर तो मैम देखो फील होता है जब पैसे जैसे पेपर पास आता है। हम्म। पर भूलोगे नहीं कुछ आप इसे। इसे भूलना नहीं कहते, इसे प्रेशर आना कहते हम्म। हैं। आप चाहेगा तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं, आपकी प्रिपरेशन ही इतनी अच्छी चल रही, क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा। नहीं, चल तो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। जय हिंद जमीर सर। जय हिंद सर। सर कैमरे पे आइए, ऐसे थोड़ी होता है। आपकी शादी पे। शादी शादी के नाम पे म्यूट हो गए सर। नहीं नहीं सर, आता हूँ 2 मिनट 2 मिनट। अरे गॉड सर। ड्राफ्टिंग 10 बजे स्टार्ट कीजिएगा, अभी वो एक्सपायरी वाला ले लीजिए, दो टॉपिक बाकी है तो हाँ जी सर। तब तक आ जाएंगे सभी लोग। ठीक है सर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सब लोग, फिर एक्सपायर्ड पेटेंट के बारे में फॉर्म 27 का क्या स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे। चलिए इसी को कर लेते हैं। ये कल हमने एक असाइनमेंट लिया था। अगर 15 मार्च 2021 को पेटेंट ग्रांट हुआ है तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? कोई भी एक आ जाए। गौरव सर। प्रदीप एच सर, आपने अनम्यूट किया सर। जी अखिल सर। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके। सर इसमें फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 रहेगा। हम्म, ठीक है। तो हाँ इसमें सर। फॉर्म 27 कब तक फाइल करना है सर? सर इसमें करना है तो क्या बोलते हैं,
उसमें सर क्या बोलते हैं उसको, 30 मार्च, वो सर 30 सितंबर 2020 में, क्योंकि ये स्किप हो जाता है फिर 21 से 2020। 22। हाँ 22। चल ये क्लियर हुआ, मतलब इसमें सिर्फ 1 ईयर का गैप आने वाला है क्योंकि तब तक अमेंडमेंट नहीं आया। ये सेकंड ऑप्शन सर, सर 22 होगा कि उसी ईयर में 6 मंथ्स में करेंगे ना सर? मैम देखो ये ईयर तो स्किप होगा ना। सर तो 20 to 21 स्किप हुआ है ना सर, 21 to 22। 15 मार्च 2021 कौन से फाइनेंशियल ईयर का पार्ट होगा? सर 2021 है क्या? तो वो स्किप हो गया। हाँ। तो 21 से 22 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, मतलब 1 अप्रैल हम्म 21 टू 31। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट। अच्छा। हाँ चलो तो साक्षी मैम जी आपको सर। क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन हाँ और हाँ हाँ फर्दर? हाँ, यस सर। ओके ठीक है। गौरव सर, यस सर। सर सेकंड 15 मार्च 2022 को अगर पेटेंट ग्रांट हुआ है तो इसका फॉर्म 27, पहला फॉर्म 27 हम कब तक फाइल करेंगे? 21 to 22 फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। हाँ 21 to 22 तो हो गया ये, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये सर स्किप हो जाएगा। ये स्किप हो जाएगा। इसके बाद 23, अब नेक्स्ट 24, फाइनेंशियल ईयर कौन सा 25, होगा सर? 22 to 23। 23 जी। यस सर। सर फिर इससे नेक्स्ट होगा 23 से 24, फिर 24 से 25। हम्म अब मुझे बताइए कि ये जो ईयर है इसका फॉर्म 27 कब तक फाइल होगा सर? कोई बात नहीं सर। बाजिया मैम, सर स्किप हो रहा। बाजिया मैम एम आई ऑडिबल? जी जी सर जी 30 जी। सितंबर 23। हाँ 30 सितंबर 23। 23 तक होगा। क्यों होगा मैम अभी 23 तक, ये 30 सितंबर सर 23 तक? वो पहले तो स्किप कर दिया और इसमें 6 मंथ का एडिशन हो गया है इसलिए। हाँ तो इसमें 3 साल वाला क्लॉज नहीं लगेगा? सर ये अमेंडमेंट से पहले है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। मतलब 20, क्योंकि अमेंडमेंट इसके बाद आया था। यस सर। बाकी जो विद एक्सटेंशन है और 138 अप्लाई होगा वो आप क्लियर होता है ना? ठीक है। संजोग सर, संजोग सर, सर एम आई ऑडिबल? संजोग सर, कदम सर, शायद आवाज नहीं जा रही है हमारी। जी जी सर। सर ये जो डेट है ये तो है फर्स्ट फॉर्म 27 जब हम पहली बार भरेंगे। आप मुझे बताएं कि इसके लिए सेकंड फॉर्म 27 कब जाएगा? After 3 years, सर after 3 years of financial year। सर डेट बता पाएंगे? 2 मिनट मेरा अभी चश्मा। 30 सितंबर 2023 है ना फर्स्ट डेट। तो जी 23, 24, 25, 26, 30 सितंबर 26, हम्म,
इज इट राइट? यस, देखिए कैलकुलेट करते हैं, मुझे भी नहीं मालूम है। अगर 22 to 23 का हमने ये फाइल कर दिया है तो इसका मतलब 23 to 24, then 24 to 24 to 25, 25. then 25 to 26। इसका मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। थैंक यू, थैंक यू जी सर। सर, ये तो हो गया 6 मंथ का जो टाइमलाइन होता है। हम्म अगर मैं ये 6 मंथ्स में भूल गया, मुझसे गलती हो गई, है ना सर, हम्म मैं 6 हम्म मंथ में फाइल करना भूल गया और 6 महीने चले गए, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? 6 महीने भूल गए तो ये अपना आई थिंक 3 मंथ्स का ये है ना, टाइम है, या है 6 सर। मंथ का कंट्रोलर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है 6 मंथ्स की। तो इन उससे दोनों में वो से कौन सा ऑप्शन है सर अब हमारे पास, मेरे 3 ख्याल मंथ से वाला? 6 मंथ वाला कंट्रोलर वाला 6 मंथ्स वाला ऑप्शन रहेगा कि क्यों कंट्रोलर के सर? पास जाके विलंब माफिया रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्डोनेंस डिले, उसको ये हाँ, करके विलंब माफिया अर्ज। ओके, ग्रेट सर। सर 3 मंथ वाला एक्सटेंशन क्यों नहीं लिया सकते अब हम यहाँ पे? नहीं, उसके पावर है ना, उसको दी है गवर्नमेंट ने, कंट्रोलर ने ड्यूटी एंड बस में कि भाई 6 मंथ तक तुम मेरी पावर है, मेरी विश है कि मैं 6 मंथ तक मैं कंसिडर कर सकता हूँ। नहीं, 3 मंथ वाले ऑप्शन पे क्यों नहीं जा सकते अब लोग? नहीं, उसका तो फॉर्म 27 का प्रोसीजर ही है ना वो, कि आफ्टर 6 मंथ्स अगर वो फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ तो कंट्रोलर के पास जाके 6 मंथ्स ये करके हम लोग भर सकते हैं। सर वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे पास दो हम्म प्रोविजन है कि हम्म या तो मैं 3 मंथ के एक्सटेंशन पे जा सकता था, हम्म या मैं हम्म 6 मंथ के कॉन्डोलेंस पे जा सकता था। हम्म आपने हम्म 6 मंथ का कॉन्डोलेंस ही क्यों चूज किया, ये चूज क्यों नहीं किया? 6 मंथ्स का कॉन्डोलेंस डिले है ना, तो हो ये हमें एक्चुअली प्रैक्टिकली ये हो जाता है ना हमेशा, 6 मंथ्स का कॉन्डोलेंस डिले होके ये नहीं हो जाता है। सर, नहीं नहीं, मुझे डेट एक्चुअली आई के एम बाद कंफ्यूज। ही आता है। टाइमलाइन एक्सपायर हो गई ना। एक्सपायर हो गई है हाँ हाँ, आराम, कौन, मैं आवाज नहीं पहचान पाया, कौन था? गौरव सर की तो आवाज शायद मुझे पहचान में आई। यस सर। जी, जी गौरव सर, प्लीज आंसर कीजिए, हाँ क्यों सर, हम? आपने बोला था कि वो टाइमलाइन एक्स उसके बाद तो टाइमलाइन एक्सपायर हो गई तो उसके हमको 3 मंथ का एक्सटेंशन विद इन ईयर फाइल करना था, विद डेट तक हाँ हाँ हाँ, 30 राइट राइट राइट। हाँ, उसके बाद वो बहुत एक्सपायर हो बढ़िया। गई तो फिर हमें 6 मंथ की मिली। 3 मंथ का एक्सटेंशन अगर मुझे चाहिए तो कदम सर कब तक फाइल करना होगा? 31 मार्च ना वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। नहीं, नहीं नहीं नहीं, 30 सितंबर है तो उसके आगे 3 महीना हो गया ना, हाँ तो वो मीन्स 3 महीने की जो अक्टूबर एप्लीकेशन है। नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 30 दिसंबर। नो, नहीं, यहाँ कंफ्यूज हो गया सर। कोई बात नहीं सर, समझिए। पहले मेरे पास 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का टाइम है सर। ये बात समझ पा रहे हैं सर? ये तो क्लियर है, यस इसमें तो कोई यस डाउट सर, यस सर, यस सर। नहीं। जी, अब देखिए, इसके बाद मेरे पास दो रास्ते हैं, आइदर फॉर 3 मंथ और 6 मंथ कॉन्डोलेशन। बट ये 3 मंथ का जो है ये एक्सटेंशन होता है सर, और इसको लेने के लिए मुझे 30 सितंबर से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। गॉट इट सर, गॉट इट। अगर 30 सितंबर की डेट चली गई तब मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो कॉन्डोन डिले हो गया। हाँ, तब मेरे पास सिर्फ 6 मंथ का ही टाइम पीरियड बचा है, मतलब जो प्रोविजन है अंडर रूल। सर वन रूल कौन सा लगेगा? 138 ना। जी, परफेक्ट। जी बाजिए मैम, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर। नहीं सर। ओके। चलिए, चलिए, तो ये हो गया 20
15 मार्च 2022। चलिए अब सभी लोग फाइनली इसका कीजिए, 15 मार्च 2023। सायना मैम। यस सर। अगर पेटेंट 15 मार्च 2023 को ग्रांट हुई है, ये है डेट ऑफ ग्रांट, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया मैम? 22 to 23। परफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा सर। स्किप हो जाएगा। तो इसके बाद मैं फर्स्ट फॉर्म 27 कब फाइल करूंगा मैम? कब तक फाइल कर सकता हूँ? 30 सितंबर ईयर 2023। नो 24 सर। 24। हाँ वो स्किप हो गया। बाजिया मैम, बाजिया मैम, यस सर। एक बार दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कैलकुलेट कीजिए इस चीज को और ध्यान में लाइएगा कि अमेंडमेंट किस डेट को आ गया था। हाँ सर, 15/3/24 को आ गया था। आ गया था। हम्म। तो अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट कीजिए दोबारा से। सभी लोग आंसर चैट बॉक्स में डालें। महादेव सर, यस सर। सर ये आईफोन आप ही का ना शायद? नहीं सर, मैं तो आई- लैपटॉप से ही कर रहा था ज्वाइन। कोई आईफोन से कनेक्टेड है, वो नाम बताएंगे अपना? कौन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। या अपना नाम रीनेम कर लीजिए आईफोन से। सर आप कुछ कह रहे हो? अरे गोल्ड मेडलिस्ट। सर वो मैं हूँ। मेरा नेटवर्क, यू नो राइट, इट्स सच अ पैथेटिक नेटवर्क आई हैव। तो मैंने मेरे मोबाइल डेटा से ज्वाइन किया। आई थिंक वो मेरा फोन का नाम ले रहा है एंड इट्स नॉट पुटिंग माय नो नो मैम, नेम। जस्ट कोई बात नहीं, अब पता चल गया, बस पर मैंने नाम रीनेम कर दिया आपका। अच्छा, आपने मुझे क्लास से निकाल दिया था कि आईफोन था इसलिए? मैम बिल्कुल निकालना पड़ता है। हे भगवान। अच्छा अच्छा निकालना अच्छा नहीं अच्छा। होगा मैम, नेटवर्क इशू के पुलिस ने- कारण, नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हुआ होगा। अच्छा अच्छा। नो, लॉन्ग टाइम नो सी गोल्ड सर वो मेडलिस्ट मैम। फाइनेंशियली, हाँ आई नो सर। सर वो फाइनेंशियल ईयर 24 था ना? 24-25। जी 22 to 23 स्किप हो गया। 23 to 24 ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, और इस फाइनेंशियल ईयर में अमेंडमेंट आ चुका था कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एक साथ फॉर्म 27 अब आप फाइल कर सकते हैं। हाँ सर, तो 26। 24 टू हो गया 25, 25 टू हो गया 26। तो अब इसके बाद फर्स्ट फॉर्म 27 आप फाइल करेंगे 30 सितंबर 26। सर आपका क्वेश्चन ये था कि अगर 15 मार्च 2023 को अगर ग्रांट मिला है, व्हाट फाइनेंशियल ईयर इज दैट? ये था ना आपका क्वेश्चन? हाँ वो तो 2022-23 था मैम। नहीं सर, 23-24
होगा ना वो वाला, 15 मार्च 2023 कह रहे हो ना, ग्रांट तब हाँ मिला जी, है। हाँ जी। तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है मैम? अगर ग्रांट 15 मार्च 2023 होगा, अगले, अच्छा 15 मार्च बोल रहे हो, नॉट 31 मार्च, तो हाँ, तो 2023 टू 2023, अगर वही 31 होता तो मैं 23 तो 24 लेती ना सर। मैम अगर 31 मार्च भी होता 2023 तो भी एक फाइनेंशियल ईयर कौन सा कहलाता मैम? हाँ 23 22 to 24, 23 ही कहलाता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है करेक्ट, गॉट। और 31 मार्च तक जाता है। ओके मैम, ठीक है सर, ठीक है सर, गॉट। जी। चलो अब आते हैं, ये तो था एट द टाइम कि अगर पेटेंट ग्रांट हुआ है इस सिचुएशन में तो हम बात कर रहे हैं। बट अब जो न्यू अमेंडमेंट्स है रिगार्डिंग दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्म 27, हाउ इट इज अफेक्टिंग टू द पेटेंट हु आर एक्सपायरिंग इन दिस पीरियड। ठीक है, देखिए अब पहला एक क्राइटेरिया लेते हैं, अगर कोई पेटेंट 31 मार्च को ही ले लेते हैं, 31, अरे 31 नहीं, 15 मार्च से 15 मार्च 2022 को डेट ऑफ एक्सपायरी है, ये पेटेंट इस दिन एक्सपायर हो रहा है। तो अब ये बताएं कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा ये? 21 22। 21 to 22, बहुत बढ़िया। तो मैम इसका फॉर्म 27 कब तक चला जाएगा? 22 23 23 में नहीं 22 सितंबर होगा। 30 सितंबर 23। इस साल में एक्सपायर हो रहा है सर। सर एक्सपायर हो गया तो फिर हो गए तो भी फिर हमें देना पड़ेगा ना वो हाँ। उस साल का। हाँ, तो इसका जो, अब देखिए यहां पर अब कंफ्यूजन कहाँ आएगा, यहाँ पे डेट ऑफ ग्रांट थी हाँ तो इसलिए वो ईयर स्किप हो गया, हाँ लेकिन इस डेट को पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, वो ईयर स्किप थोड़ी होगा, नहीं होगा। क्योंकि पेटेंट तो पीछे टर्म से चला आ रहा है हाँ और वो बरस उसका वो फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर है। तो 22 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर के यानी कि 30 सितंबर 2022। 22 को मेरा लास्ट फॉर्म 27 इस पेटेंट का चला जाए। ये क्लियर हुआ सभी को? यस सर। गंगा सर, कदम सर, प्रदीपाल सर, गौरव सर, सायना तो मैम। ये एक्सपायरी के बाद में भी फॉर्म 27 देना पड़ेगा? हाँ यस सर। सर लास्ट ईयर तो जाएगा ना, लास्ट ईयर का। अच्छा, तो ये इसका अंडरस्टूड। अब 15 मार्च को ये एक्सपायर हुआ, बट ये एक फाइनेंशियल ईयर है ना सर इसका, जिसमें उसने वर्किंग की है कुछ ना कुछ। क्योंकि वो लास्ट जो भरा था उससे तो 1 साल निकल ही गया उसको, ठीक है। हाँ, अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा होगा ना सर तो हमें देना पड़ेगा। और ये फाइनेंशियल वर्किंग, एक्चुअली कमर्शियल वर्किंग जो है वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए ही देगा। सर क्योंकि तब तक अमेंडमेंट नहीं नहीं, आया वो था। समझ गया मैं, मान लो ये तो एक्सपायरी वाला केस तो हटा देते हैं, लेकिन अगर वो नॉन एक्सपायर्ड था, वो 30 सितंबर को उसने फॉर्म 27 भरा, तो हम्म, मान लो उसने कमर्शियल वर्किंग जो है 31 मार्च तक नहीं किया था ऑफ द गिवन फाइनेंशियल ईयर, बट हो सकता है उसने मई में किया, तो वो मई वाला वर्किंग डालेगा उसमें, 30 सितंबर को भरेगा उसमें, या? सर हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। अगर वो मान लीजिए 15 मई
22 को ये आप कह रहे हो ना एक्सपायर हुआ, यही क्वेश्चन है सर आपका? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ये एक्सपायर वाला नहीं सिचुएशन है, नॉन एक्सपायरी वाला ही सिचुएशन है। सर जब अगर फॉर्म, नॉन एक्सपायरी है तो हर साल आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने फॉर्म 27 30 सितंबर 2025 को भरा, पैटेंट तो अभी हाँ, रनिंग में है, आपने तो कब भरा? 30 सितंबर 2025। सर महादेव सर, हाँ अभी जो आपने डेट ली है ना, इसमें हाँ, अमेंडमेंट का क्लॉज आ जाए। नहीं वो ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, वो अमेंडमेंट वाला नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ जब मैं, मेरे को, आप बोल रहे हैं कि जो फॉर्म 27 है दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए है ना? तो कट ऑफ डेट फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च 2025 हो गई इस केस में। तो लेकिन मैंने, मान लो 31 मार्च 2025 तक कोई कमर्शियल वर्किंग किया ही नहीं उसका, मैंने कमर्शियल वर्किंग किया है इसका जुलाई 2025 में। ओके, तो ये जुलाई का जो वर्किंग है कमर्शियल वर्किंग, ये 30 सितंबर को जो मैं फॉर्म भरूंगा उसमें डालूंगा, या अगली बार जब मैं भरूंगा? अगली बार सर। ओके, सो ये स्ट्रिक्टली वो 31 मार्च तक का जो कमर्शियल वर्किंग है वही इधर इसमें डिस्क्लोज करना है। बिल्कुल सर। ओके। और जैसा कि आपने बोला कि अगर मान लीजिए ये जो मैं फॉर्म 27 फाइल कर रहा हूँ, इसमें 31 मार्च 25 तक मैंने कोई वर्किंग की ही नहीं, तो ब्लैंक फॉर्म फाइल करेंगे सर, बट करना पड़ेगा। हाँ, ओके, that is what I was coming to tell. क्योंकि ये फॉर्म 27 irrespective whether you have worked commercially or not worked, still you need to submit, ना sir? यस सर। So तो अगर जो मैंने, होता है मैं मान लो feel 31 with it. मार्च के बाद में अगर मैं कमर्शियल वर्किंग किया है, बट बिफोर 30 सितंबर, दैट वर्किंग विल बी डिस्क्लोज्ड व्हेन आई विल फाइल दी फॉर्म 27 3 इयर्स लेटर। यस, ओके, क्योंकि सर ये जो 30 सितंबर की हम डेट ले रहे हैं, ये फॉर्म 27 फाइल करने की है, कि जो 23 तक का फाइनेंशियल ईयर है वहां तक की जो वर्किंग है उसको बताने के लिए हमें 6 महीने मिलते हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। कि अब फॉर्म 27 अब आप इतने दिन तक फाइल कर सकते हो। ठीक है जरूरी सर, नहीं है इस, कि आपको इस डेट को हाँ, आके करना है, आप अप्रैल में भी कर सकते हैं, मान अच्छा लीजिए। एक चीज इसमें जो डेट ऑफ एक्सपायरी है, हम्म, इसको अगर आप नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। आई थिंक मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। कोई बात नहीं सर, अगर आपका जो क्वेश्चन है पूछ लीजिए। हालांकि इसके आगे फर्दर मैं अब केसेस लेने वाला हूँ, बट आपके जो भी माइंड में पूछिए सर, एक बार हो सकता है नहीं, आपके मैं पास। ये बोल रहा हूँ, अगर डेट ऑफ एक्सपायरी इज 15 जून 2022। ठीक है चलो, ये 15 मई लिया हुआ है सर, चलेगा या जून कर लें? हाँ, 15 में भी चल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आपने जून कहा, जून कर लें। अब मुझे ये बताएं सर, इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा महादेव इसका सर? 22-23। 22 to 23, ये है डेट ऑफ एक्सपायरी। हाँ, ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इसका, अगर ये 22 to 23 का फाइनेंशियल ईयर है, इसका मुझे फॉर्म 27 कब तक फाइल करना पड़ेगा? 30 सितंबर 24। क्यों मैम? 30 सितंबर 24। 24, ये डेट आपने क्यों चूज नहीं नहीं, करी, मतलब 23 होगा, कैलकुलेशन? 23 आएगा सर। 23 होगा मैडम। नहीं हाँ नहीं, सॉरी, 22 नेक्स्ट है 23, यस सर 23 आएगा ओके। नेक्स्ट। जी सर। सर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उससे हम लोग के पास 6 मंथ्स का टाइम है, तो वो उस हाँ, फाइनेंशियल में एक्सपायर हुआ है तो वो वाला नहीं लेंगे, उसके नेक्स्ट वाला जो भी होगा उसमें 6 मंथ्स का टाइम में वो करेंगे। वो क्यों नहीं लेंगे जिसमें वो एक्सपायर हुआ? सर वो वाला फाइनेंशियल ईयर तक वो ऑलरेडी हम लोग फिल कर चुके होंगे ना, 3 इयर्स का पहले का। वहां तो 1 ईयर का ही चल रहा है ना।
क्योंकि वो तो अच्छा, 1 ईयर जो का पेटेंट इस डेट में एक्सपायर हो हम्म, रहा है वो तो जी पीछे से सर। चला आ रहा है, अच्छा अच्छा, ओके। वो तो 1 ईयर के क्लॉज पे चला आ रहा है। हम्म, क्लियर हुआ मैम? तो जी सर। लेकिन सर फिर इसमें एक सेकंड। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, म्यूट हो गए मैम आप। अरे सर वो सॉन्ग बजा रही है, राइम्स बजा रही थी। सर ये 20, हाँ फिर सर ये जून में है तो हम लोग के पास उसके पहले वाले फाइनेंशियल, सर हम लोग वैसे तो इसका सितंबर में वैसे भी तो 22 में भी तो एक फॉर्म भरेंगे ही ना। हाँ भरेंगे, बट वो फिर कौन से फाइनेंशियल ईयर का भरेंगे? वो हम लोग उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का भरते हैं, बा एक साल। बिल्कुल सही। अगर हम्म, हमने 30 सितंबर हम्म, 22 को फाइल जो किया होगा, वो फाइल हम्म, किया होगा 21 to 22 फाइनेंशियल ईयर की वर्किंग का। समझ गए फिर। गॉट इट मैम? जी सर। चलो, क्लियर है, मेरा भी डाउट वो क्लियर है सर इससे ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलो, ज्योति मैम, एनी डाउट? नहीं, इस पे डाउट डाउट नहीं है, बट आई विल गो वन बैक वीडियो करके फिर आऊंगी। मैम आपकी ना वॉइस कट रही है, तो थोड़ा समझ नहीं पाया मैं कि आपने क्या कहा। हाँ, यहाँ डाउट कुछ नहीं है। एडिशनल क्वेश्चन तो फिर मैं आज पूछ नहीं सकती हूँ ना, मतलब मैं तो बैकलॉग में चल रही हूँ। नहीं नहीं, पूछिएगा, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं फिर पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, आप जी आप कंप्लीट कीजिए सर, मैं बाद जी, में देती हूँ। ओके। साइना मैम? यस सर, क्लियर हुआ। ओके। संजोग सर? जी प्रदीप पाल सर? इससे रिलेटेड नहीं सर, पिछले वाले से डाउट है, जो हमारा डेट ऑफ ग्रांट वाला केस है। अगर ओके, पेटेंट ग्रांट जो है 21 ईयर में हुआ है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20 या 21 में हुआ है, तो डेट उसकी बताइए जो सर। 15 मार्च 2021, जो पिछला वाला केस लिया था अभी आपने पिछली स्लाइड पे, वही वाला केस है। 15 मार्च 2020, ओके, ये वाला। जी बताएं सर, इसमें क्या हुआ? दोबारा हाँ ले लेते हैं, इस दोबारा ले लेते हैं। हाँ, इसकी फर्स्ट फाइलिंग जो मुझे करनी होगी वो एक्चुअली 30 सितंबर 22 में मुझे करनी होगी। इसका जो फर्स्ट फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया 20 to 21, ये स्किप हो जाएगा। 21 to 22 फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, तो फर्स्ट फाइलिंग में करूंगा 30 सितंबर 22 को। जी सर। हाँ, और मैं ये फाइलिंग स्किप कर गया और मैंने एक्सटेंशन ले लिया था ओके, 3 मंथ्स वाला, मतलब मैंने और फिर मैंने एक्सटेंशन। 3 मंथ्स 3 मंथ्स का लिया था। हम्म, अब ये वाला भी मैं मिस कर गया, मैंने कंडोल के लिए अप्लाई करा 6 मंथ्स, हाँ। तो वो 30 जून 2023 हो गया। हम्म, यहाँ पे मेरा हम्म, फर्स्ट फॉर्म 27 का फाइलिंग, ये मेरा एंड टाइम है मेरे पास ऑलरेडी, बट हम्म, इस टाइम तक जो मुझे सेकंड फाइल करना है ना, उसका टाइम हम्म, भी आ गया इस टाइम पीरियड में। तो मैं बिल्कुल एक आ ही गया। फॉर्म से 2 कंसेक्यूटिव ईयर का फाइल कर सकता हूँ, या दोनों के लिए सेपरेट ही फाइल होगा? हम्म, सर सेपरेट होगा, सेपरेट होगा सर। सेपरेट रहेगा? हाँ, क्योंकि पब्लिकेशन होता है सर इनका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। ओके। और ये क्लॉज है कि इसका आप एक साथ नहीं कर सकते, मतलब सर सर उनको मल्टीपल। ये रजत सर उनको ये पूछो कि 30/6/2023 को उन्होंने किस ईयर के लिए, कौन सी डेट से कौन सी डेट के लिए फाइल किया फॉर्म नंबर 27, तो उनका आंसर आ जाएगा। किस डेट के लिए आप यहाँ पर फाइल कर रहे हो, फाइल तो पहले कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मगर आप जो कॉमर्शलाइजेशन का जो डाटा है वो किस डेट से किस डेट का दोगे इस डेट पे। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? नहीं नहीं सर, वो फॉर्म नंबर 27 में डिटेल्स किस डेट से किस डेट तक की दोगे। हाँ ओके। सो इसमें जो ईयर हमने स्किप करा है ऑलरेडी,
ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 की डेट का डाटा रहेगा इसमें। 2021 का? नहीं ये नहीं, इसमें ये 21 क्या 20। कंफ्यूजन है, ये तो समझ में नहीं आया एक्चुअली। ये तो क्लियर सा ही लग रहा है मेरे को, बट कंफ्यूजन कहाँ है इसमें? सर उनका क्वेश्चन ये है कि देखिए 21 to 22 के लिए तो ये टाइमलाइन चल रही है सर की विद कॉन्डोलेंस। हाँ, विद लेकिन कॉन्डोलेंस जो चल रही है, लेकिन हाँ जून तक चल रहा है, राइट? हाँ। हाँ, और जो 22 to 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए अपडेट आ गई है 30 सितंबर 23। हाँ, तो 3 महीने का डिफरेंस है। हाँ, अब सर चाह रहे हैं कि मैं इस डेट तक ये ओ दोनों एक अच्छा, साथ फाइल कर देता हूँ। तो भर तो सकते ही हैं। हाँ अच्छा, क्योंकि अप्रैल से कभी भी भर सकते हैं, अप्रैल से सितंबर के बीच में भर सकता है ना उसका। भर सकते हैं। हम्म। तो सर इज क्यूरियस अबाउट कि मैं क्या ये दोनों अब एक साथ एक ही फॉर्म में भर दूं? हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन। जी, नाइस। जी प्रदीप पाल सर, अब इस फॉर्म में आप दोनों एक साथ कंटिन्यूएशन में फाइल करना चाहते हैं? हाँ। ओके। हम्म। नहीं हो सकता है ना सर, ये नहीं हो 30 सकता। 23 में तो आप डिटेल दोगे। ये 15 मार्च 2021 से लेके ये 31 मार्च 22 22 तक की। तक की, हाँ वो डिटेल आप दोगे यहाँ पर। और फिर हाँ, दूसरा जो फॉर्म फाइल करोगे विदाउट एनी एक्सटेंशन और विदाउट समथिंग, वहां पर आप 22 से 23 की इंफॉर्मेशन दोगे। दो अलग फॉर्म ही फाइल करने पड़ेंगे सर। नहीं तो ये सिनेरियो रजत सर, ये वाला सिनेरियो ओल्ड केस में था। अभी ये 2024 ऑनवर्ड्स तो ये वाला झंझट नहीं है ना। आप एक ही तो हाँ, अब 3 बरस का एक साथ फाइल करना है मैडम, सही है, बट 3 बरस का है, उसमें 6 बरस हाँ, का नहीं कर हाँ सकते हो, तो 3 बरस का एक साथ है। सो ज्योति मैम, आपका हाँ क्वेश्चन मैं समझ तो गया। ये थ्री कनेक्शन समथिंग सिमिलर टू समझी। हाँ जी सर। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। अब देखिए क्या हुआ है, ओके। एक फॉर्म 27 फाइल करने के लिए अब हमें एक्यूमुलेटली 3 साल मिल चुके हैं। ये बात समझ पा रहे हो? हम्म। बट ऐसा नहीं कर सकते ना कि पहले तो एक 3 साल और और आगे के कर लो, 3। इकट्ठे 2024 में करो। नहीं, वो नहीं कर सकते आप। नहीं आपको नहीं नहीं पहले सर, तीन यही वाला सिनेरियो लीजिए ना जो अभी आपने बोर्ड में लिखा है ना। एक मिनट ना सर, रजत सर, जो सर ने जिन्हें भी ये वाला क्वेश्चन दिया है ना, इनका क्वेश्चन ये है कि आप 3923 और 3623 के दो जो पड़े हैं फॉर्म, मतलब जो दो फाइलिंग हैं, इनको अगर मैं इकट्ठे फाइल कर सकता हूँ या नहीं, वो ये क्वेश्चन है। लेट्स से कि अगर आज की डेट में ये क्वेश्चन हम ये ना कि यू कैन 3624 को 33 फाइनेंशियल ईयर का की फॉर्म में दे सकते हो। एक साल और ले लो। अब दे सकते हैं, पहले नहीं दे सकते। अगर उस टाइम पे हमें एक फाइनेंशियल ठीक है। ईयर का एक फॉर्म 27 फाइल करना होता था, तो हम एक का एक ही फॉर्म फाइल कर सकते थे। अगर मान लीजिए मेरे को दो फाइनेंशियल ईयर का फॉर्म 27 फाइल करना है, तो मुझे दो फॉर्म फाइल 27 करने पड़ेंगे। हाँ, अब 3 साल का कर सकते हैं, तो अब मैं 3 साल का एक कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने पहले 6 महीने पे 3 महीने का कॉन्डोलेंस ले लिया, फिर उस पे 6 महीने तो मेरे डेट आ गई जून तक की, और फिर मैंने 1 साल का और ऐड कर दिया, उसमें 4 साल का फॉर्म भर दिया। नहीं। ज्योति मैम, हाँ सर, हाँ सर, अंडरस्टूड। समझ पा रहे हैं मैम? समझ गई मैं। प्रदीप पाल सर, हम्म। अंडरस्टूड। महादेव सर। हाँ अंडरस्टूड सर, लेकिन एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर आपने ये टाइम में कॉन्डोन द डिले वाला टाइम भी चला गया, आपने फॉर्म 27 नहीं फाइल किया, तो क्या ये है पैटर्न लैप्स कर देगा क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, कि अगर आपने फॉर्म 27 नहीं फाइल किया तो क्या होगा। इसका आंसर कौन देगा?
पनिशमेंट मिलेगी सर सर आपको? पनिशमेंट है ना 122 में। 1 लाख। बस भाई पेनल्टी आप लोग पेनल्टी नॉट पनिशमेंट। पेनल हाँ हाँ पेनल्टीज पेनल्टी। पेनल्टी। सर वो पनिशमेंट ही है, क्यों मैं बताता हूँ, कल वाला कॉन्टेक्स्ट याद कीजिए। भाई एक तो गलती किए, हाँ माफी भी नहीं मांगी, हाँ पनिशमेंट मिलेगी। मिलेगी। सेक्शन कौन सा पड़ेगा मैम पनिशमेंट का? 122। 122। हाँ महादेव सर, 122 याद कीजिए। उसमें भी 2 है, एक फेल्यूर है, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो। हाँ, अगर फेलियर है तो क्या तो पेनल्टी कम है सर? 1 महादेव सर, लाख और 1 लाख का फाइन है। यस, ये और आवाज किसकी 1000 थी? पर डे। मंथ। और कितनी मैम? हाँ 1 लाख पर पहली बार का रिफ्यूजल या फेलियर 1 लाख का फाइन है, और कंटिन्यूएशन में कर दिया तो 1000 पर डे। 1000 पर। रजत सर, जो आप केस बता रहे हो उसमें ये नहीं होगा? किसमें? ये जो आप केस लिखे हो ना अभी बोर्ड पे, उस पे ये नहीं होगा, उस पे 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख का सर। हाँ जनविश्वास। 10 लाख का फाइन आ गया सर ओल्ड अभी। पेनल्टी लाइसेंस लगेगी हाँ ना। हाँ। अच्छा ओल्ड ओल्ड पेनल्टी। पे भी है, ओल्ड हाँ ओल्ड नहीं, है। सही बात सही बात सही बात, मेरी मिस्टेक है। तो यहाँ तो ये ये नहीं लगेगा, 10 लाख 1000 का नहीं फाइन। आएगा सर, 1000 नहीं आएगा। हाँ 10 लाख का फाइन लगेगा। ये देखो, ये इसीलिए तो सर फिर समझाइए समझाइए, मेरी तारीफ नहीं, समझाइए क्या क्यों 10 लाख लगा वो समझ। मैं समझ वही आ रहा हूँ मैं, देखिए अभी ये जो अमेंडमेंट था जन विश्वास बिल का, ये कौन सी डेट को आया था? सर 2023 23 में में। आया था कहीं तो। 23 में है सर। हाँ डेट, डेट नहीं पता सर। चलो डेट तो मुझे भी नहीं पता, बट अगस्त 23 में आया। ओके। शायद 24 अगस्त की डेट इसकी, जहाँ तक मुझे याद, 24 अगस्त 2023। तो अगर ये फॉर्म आप यहां तक फाइल नहीं कर पाए तो आपके ऊपर पेनल्टी कौन सी लगेगी? 122 Don't. 10 लाख। पुरानी हाँ ओल्डर वाली। ओल्डर वाली, क्योंकि अमेंडमेंट इसके बाद का आया था, इससे पहले वाली पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी इस पर। क्लियर हुआ अखिल सर, महादेव सर? हाँ सर। सर इसका डेट 11th ऑफ अगस्त है 2023। हाँ 11 अगस्त 2023। चलो ये थैंक किसका यू डेट सर। है? सर ये डेट है जन विश्वास बिल जन अमेंडमेंट विश्वास। का। ओके ओके, ये 11th। हाँ, अब यहाँ पर अगर आपने फॉर्म 27 फाइल नहीं किया था तो आपके ऊपर फाइन कितना लगेगा सर यहाँ पे महादेव सर? हाँ महादेव सर, ये तो सर फर्स्ट वाले केस में नहीं हम्म, किया तो 10 लाख लगेगा। क्यों लगेगा 10 लाख? क्योंकि अगस्त से पहले है ना सर इसका लैप्स। हाँ, क्योंकि अमेंडमेंट से पहले तक आपको करना था, हम्म। तो उस टाइमलाइन की जो पेनल्टीज थी वो आप पे इम्पोज की जाएंगी। क्लियर हुआ सर? सभी लोग थम्स अप दीजिए। बाजिया मैम क्लियर हुआ? यस सर। अगर मैम बाजिया मैम, अगर ये फॉर्म मुझे इस डेट तक फाइल करना था 39/23 तक, अगर मैंने यहां तक नहीं किया साइना मैम, तो कितनी पेनल्टी लगेगी अब? सर पेनल्टी नहीं, इसमें तो कॉन्डोन द डिले वाला भी आएगा ना आगे अभी। सर लेकिन यहाँ पे पेनल्टी कितनी लगेगी? मान लो कंडोम ना दिले भी नहीं लिया मैंने, नहीं दिया, फेलियर हो गया, नहीं दिया। सर अब जो लेटेस्ट वाली है वो लगेगी इसमें 1 लाख वाली। हाँ नहीं सर पुरानी वाली ही लगेगी इसमें। क्यों लगेगी पुरानी वाली?
क्योंकि सर सब्सटेंटिव लॉस प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होते हैं। तब मतलब कि मतलब ये ऐसा कि डेट को जो मैं फॉर्म 27 फाइल कर रहा हूँ, सर जो मतलब इसने जो एक्ट किया है ना वो मतलब इस अमेंडमेंट से पहले किया है, तो लाइक तो इसमें वही पेनल्टी लगेगी जो पहली वाली है, ना कि न्यू वाली। इसकी टाइमलाइन तो पहले शुरू हो गई थी ना। हाँ इसलिए। और जिस फाइनेंशियल ईयर का मैं फाइल कर रहा हूँ फॉर्म 27, वो तो अमेंडमेंट से पहले ही खत्म हो गया। सर पॉइंट ये क्लियर हुआ पक्का तो? ऐसा ही है क्या, पुराने फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट काउंट होगा इसमें, या ये सब वाला इसकी डेट नहीं होगा टाइमलाइन जब तक शुरू डिले। हो चुकी थी। फॉर्म 27 फाइल करने की टाइमलाइन शुरू हो चुकी थी। महादेव सर, हाँ नहीं नहीं, मैं तो वो पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था कि जो टाइमलाइन स्टिल फॉल्स ऑन अ डेट विच हाँ इज आफ्टर द जन विश्वास एक्ट या जन बिल्कुल विश्वास बिल। बिल्कुल। तो अब उसमें शायद नया लगना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थॉट। तब पुराना ही लगेगा, क्योंकि अच्छा। टाइमलाइन शुरू हो चुकी थी सर उसमें। महादेव सर, अखिल सर, सभी लोग, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ओके, थम्स अप आ गया। कदम और सर। अब नई पेनल्टी भी एक बार बता दीजिएगा, ताकि वो नई पेनल्टी भी अगर किसी को ना पता हो तो। सर वो इस केस में कर लेते हैं अभी इसको भी डिस्कस। ओके सर। चलिए एक केस लेते हैं, अब उसको डिस्कस करेंगे अपने आप। अब पेटेंट की जो एक्सपायरी डेट है वो है 15 मार्च 2024। ये है डेट ऑफ एक्सपायर। अब मुझे बताएं कि इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा पहले तो। मैं बुलाता हूँ किसको। चलो, बाजिया मैम, जी सर। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? सर 23-24। 23 to 24, ये डेट ऑफ एक्सपायरी है। चलो, अब मुझे बताएं मैम कि इसका फर्स्ट फॉर्म 27 हम कब तक फाइल करेंगे? सर सितंबर 24, 30 सितंबर 24, क्यों मैम? 30 सितंबर 24। हाँ, अच्छा, ये तो डेट ऑफ एक्सपायरी है। मेरा डेट ऑफ अमेंडमेंट क्या अरे है सर मैम? वो हो जाएगी सर। सर 26 हो जाएगी, 30 सितंबर 26। ओके, एक डेट हो गई 30 सितंबर 26। देखिए, हालांकि मैम आपका आंसर सही था, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट लॉजिक्स जो हमने अभी तक सीखे उसके कारण आपने ये डेट निकाली 30 सितंबर 26 भी नहीं, 26। 24, 26, 24 to 25, 25 to 26। हाँ, आपका आंसर 27। आपने जो लॉजिक से निकाला वो सही है, बट एक्चुअल आंसर अब यहाँ पर यही होगा। क्यों? अब आप बोलेंगे सर क्यों, अब ये कैसे कहानी पलट गई? देखिए, समझिएगा, ये है डेट ऑफ एक्सपायरी। इस डेट को पेटेंट खत्म हो गया। अगर ये पेटेंट इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में था, जब 22 to 23, इस फाइनेंशियल ईयर का इन्होंने फॉर्म 27 कब तक फाइल कर दिया होगा सर आपकी विदाउट एनी एक्सटेंशन और वो सब?
सर वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है, पता नहीं क्या है, नेटवर्क इशू है, पता नहीं क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सर और किसी को भी कट रही है कि मेरी वॉइस? नहीं सर, नो सर। नहीं नहीं सर, प्रॉपर है। ओके। प्रॉपर है। बाजिया मैम, शायद आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू है। अगर हो सके तो आप कहीं बाहर या कहीं विंडो में, बालकनी में आ जाए सर मैं तो ज्यादा। दोबारा ज्वाइन करती हूँ। ओके जी। ज्योति मैम। ज्योति मैम। ओके कैन यू हियर मी? आप सुन पा रहे हो? जी मैम, अभी आ हेलो। गया आवाज। जी जी मैम, जी बोलिए। अच्छा, मैं बोलना चाह रहे थे, ये वाला जो डेट आपने बताया ना, 30 सितंबर 2024 वाला जो आपने डेट डाला है ना, हम्म, ये इसलिए है क्योंकि दिस इज एक्सपायरिंग ऑन 15 मार्च 2024, तो उसका 6 मंथ का कैलकुलेशन लेके लगाना होता है क्या? बिफोर दैट वी नीड टू फाइल फॉर द, जब भी मैम हमने जो भी यूज किया है नहीं किया है। मैम उसी चीज पर आ रहे हैं। अभी क्या हुआ था, देखिए, पहले फर्स्ट 1 ईयर का हमें फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन होता था फॉर्म 27 के लिए, बट 15 मार्च 2024 को जो अमेंडमेंट आए थे, वहां से 3 फाइनेंशियल ईयर्स की कैलकुलेशन होती। गॉट इट मैम? हाँ सर, हाँ करेक्ट। जी। अब भी जस्ट अभी कनेक्ट होगा, देखिए आपका पॉइंट। साइना मैम। साइना मैम। कदम सर। बाजिया मैम वापिस है। बाजिया मैम सुन पा रहे हैं? सर यू सर आर ऑडिबल। तो आ रही है बट जी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, मैं तो वाईफाई के नीचे ही बैठी हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। मैम फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करके देखिए, क्या कह सकते हैं इस चीज में। चलिए कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। कदम सर। बोलिए सर। जी सर, ये डेट है एक्सपायरी की। ओके। इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 24 के पहले फाइनेंशियल आएगा, ये अपना 22-23 आएगा। ठीक है। 23-24 एक फाइनेंशियल ईयर आ गया, उसका 22-23 आ गया। हाँ, 22-23 का जो फॉर्म 27 होगा वो कब तक फाइल हो चुका होगा? 22-23, 22-23 का जो ये ना फॉर्म ना, फॉर्म 27। 22-23 छोड़ दिया हम लोग ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मीन्स 23-24 में हो जाएगा सर। हाँ डेट क्या आएगी कदम सर? सर, ग्रांट नहीं है, ग्रांट नहीं है, ये एक्सपायरी है, एक्सपायरी। उस 20 बरस खत्म हो रहे हैं पेटेंट के वहां पर। अच्छा अच्छा, वो लास्ट में आपने कवर किया था आज, राइट, दोपहर को। हाँ, एक्सपायरी 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 के बाद नहीं सर, सर सभी कंफ्यूज। लोग ये समझिए कि एक्सपायरी में कोई ईयर स्किप करना नहीं होता। एक्सपायरी यानी उसकी ग्रांट तो कब की हो चुकी है, अब 20 बरस कंप्लीट हो रहे हैं उसको। तो 20 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं ना एक्सपायरी के बाद। जब हम एक्सपायरी का कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं ना सर, तो जब हम ग्रांट के टाइम में हमने ये देखा था कि हमें जिस फाइनेंशियल ईयर में पेटेंट ग्रांट हुआ है उसको स्किप करना है, बट यहाँ पर अब स्किप नहीं करना है। तो अगर मेरा पेटेंट की डेट ऑफ एक्सपायरी है 15 मार्च 2024, तो वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर है सर? वो फाइनेंशियल है 15 मार्च 2024, तो आएगा 23-24। ठीक है। उससे तो फिर पहले वाला एक उस फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा सर? 22-23। 22-23। 22 to 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका फॉर्म 27 मैंने कब तक फाइल कर दिया है? बिफोर अपना एक्सपायरी, राइट? गलत नहीं बोल रहा सर, हूँ? नहीं नहीं, करते हैं सर उसको। देखिए, अगर मेरा एक फाइनेंशियल ईयर 22 to 23 है, यानी कि 31 मार्च
23। 23। तो हम्म इस फाइनेंशियल ईयर का फॉर्म 27 मुझे कब तक फाइल करना है सर? इस फाइनेंशियल ईयर का फॉर्म 27, वो जस्ट अ मोमेंट, इसको मुझे तीन अपना विद इन द इसका फॉर्म भरना है ना, तो नेक्स्ट 3 साल के अंदर भरना है, लेकिन एक्सपायरी के पहले भरना है। सर अमेंडमेंट की डेट क्या है? अमेंडमेंट की पही है ना, 15/24 है। हाँ, तो 15 मार्च 2024 में अमेंडमेंट आया था। हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या कोई अमेंडमेंट है? नहीं है। नहीं। तो ये कौन से टाइमलाइन को फॉलो करेगी सर? ओल्ड वाली। ओल्ड वाले में कितने फाइनेंशियल ईयर कंसीडर होते थे? एवरी ईयर होता था ना ओल्ड वाले में। हाँ, तो अगर एक एवरी यानी एक फाइनेंशियल ईयर कवर होता था, तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मुझे कब तक फॉर्म 27 फाइल करना है? 31 मार्च 23 तक। सर ये तो फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर हुआ ना सर यहाँ पर। एक्सपायर होगा तो मेरे पास सर। कितने महीने होते हैं सर उसके फर्स्ट बाद? अप्रैल 2023 से अपना कौन सा 31 मार्च 2024 तक। सितंबर सितंबर सर सितंबर सितंबर सर। सितंबर एक्सपायरी सितंबर में हो रहा है। राइट राइट। तो एक्सपायरी के पहले मार्च से लेके सितंबर तक। सर उसका एक्सपायरी से कोई कनेक्शन नहीं है। सर एक्सपायर हो रहा है ना पेटेंट। तो सर वो तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है एक्सपायरी से सर। ओके 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 ओके। हर फाइनेंशियल ईयर का मुझे फॉर्म 27 कब तक फाइल करना होता है? 30 सितंबर तक। हम्म तो 30 सितंबर 23 तक मुझे फॉर्म 27 फाइल करना है। यस। अब इसके बाद आगे चलते चलते 15 मार्च 2024 को आ गया अमेंडमेंट। हम्म बट मेरे पास तो सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर बचा ना, 23 to 24 का। हम्म तो अब इसके लिए मुझे फॉर्म 27 विद इन 6 मंथ्स 30 सितंबर 24 2024। तक मुझे फाइल कर देना है इसका। राइट। क्योंकि अब पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि हम्म बीच में एक डेट आ चुकी है 15 मार्च, जिस दिन मेरा पेटेंट एक्सपायर हो रहा है। तो अब हालांकि 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का अमेंडमेंट आ चुका है, बट मेरा जो करंट पेटेंट है उसका वो वो एक मेरे ही साल 24 बचा में था। 24 में ही एक्सपायर हो रहा है। हाँ, तो मुझे 24 में ही, जब फाइल भी करना है मेरा बिफोर पेटेंट एक्सपायरी। एक्सपायर हो गया, हम्म उसके उस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने तक मैं फॉर्म 27 फाइल 7 पर कर सकते। कर देंगे। तो किस डेट तक फॉर्म सबमिट हो जाएगा सर? ये डेट है ना अपना 29 सितंबर 29 तक 24 तक हम लोग सबमिट कर सकते हैं। हाँ। गलत? गलत कि नहीं सही है? नहीं, बिल्कुल सही सर। मेरा पेटेंट की एक्सपायरी डेट क्या है? 30 है। पेटेंट की एक्सपायरी डेट क्या है सर? पेटेंट की 30 सितंबर 2024 ना। नो, ये नहीं नहीं 15 ये एक्सपायरी। अच्छा अच्छा 15 मार्च 2024। तो हाँ, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया सर? ये फाइनेंशियल 23-24 हो गया। और फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो कब तक मैं फाइल कर सकता हूँ? 30 सितंबर 2024 तक। क्यों? क्योंकि हम लोग 30 सितंबर से ये चल रहे हैं, सितंबर टू सितंबर चल रहे हैं ना हम लोग। ये अपना हाँ, 6। हाँ। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का हमें फॉर्म 27 फाइल करना होता है सर, हम्म, उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 6 महीने का समय 6 मिलता महीना है। सितंबर आ रहा है अपना। क्लियर हुआ मार्च सब? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अगस्त और अप्रैल से लेके 6 महीना सितंबर होता है। बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ सर? यस सर, यस सर। रजत सर, जी सर। सर एक मीन्स अगर आपको सही लगे तो एक ही स्लाइड पे सिर्फ इतना लिख दीजिए कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 23 24 एंड फाइनेंशियल ईयर 24 25 में जो भी पेटेंट एक्सपायर होगी, फाइनेंशियल ईयर 23 24 एंड 24 25 में जो भी पेटेंट एक्सपायर होगी, उनको पर ईयर
फॉर्म नंबर 27 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ही लिख दो, हाँ 23 to 24 एंड 23 sorry, 24 एंड 24 25 में जो भी पेटेंट एक्सपायर होगी। जयवीर से 24 25 क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि हाँ 24 में तो समझाता फिर हूँ मैडम, अमेंडमेंट लागू होगा ना। समझाता हूँ मैडम, समझाता हूँ। पहले ये आप स्टेटमेंट लिख समझाओ लीजिए। अभी एक बार। हाँ मैडम, अभी अभी एक ही सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये दोनों बरस में जो भी पेटेंट एक्सपायर होगी। सर इसका 2 ईयर का हम नहीं फाइल कर सकते? नहीं कर सकते। मिनिमम 2 कहता साल हूँ एक ही रहेंगे। मिनट। ओके। हाँ मैं समझ गई एक्चुअली क्यों बोल रहे हो आप। हाँ अमेंडमेंट आया था उस दिन से देखना है आपको, बस समझ में आ जाता है। अगर उससे एक दिन भी इधर उधर हुआ तो आपको फिर भी 1 साल का जो भी है वो करना ही पड़ेगा। सिंपल मैडम। और अमेंडमेंट 3 बरस का आया, इसीलिए 2 बरस के लिए इन्होंने रूल लगा दिया। अगर यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी पेटेंट एक्सपायर हुई तो उनको पर ईयर वाला रूल एप्लीकेबल होगा। तो अगर सर इसमें कुछ इस करेक्शन है तो बता दीजिए। नहीं आपकी सर, एक बिल्कुल लाइन से सारी चीजें क्लियर होगी। बिल्कुल क्लियर सर। जो भी इस फाइनेंशियल ईयर में पेटेंट्स एक्सपायर होंगे उनके लिए जो फॉर्म 27 फाइल करने की जो डेट होगी वो होगी 30 सितंबर ऐसे 24। मतलब ये पर ईयर वाला रूल लागू होगा, यहाँ पर 1 ईयर वाला। तो वो 1 ईयर एंड 3 ईयर में क्लैरिटी बनेगी। अब ऐसा क्यों? अगर किसी को समझना है, वैसे ये थंब रूल मान लीजिए। अगर समझना है तो समझ लीजिए कि अमेंडमेंट आया था 15 मार्च 2024 को, जो 3 बरस के लिए आया था। और 3 बरस यानी एक्सपायरी होने के, अगर 3 बरस बाकी है आपके एक्सपायरी होने के, तो आप तीसरे बरस पे फाइल कर सकते हो। मगर एक्सपायरी होने में 1 या 2 बरस बाकी है तो आप 3 बरस का साथ में फाइल नहीं कर सकते हो, इसीलिए 1 बरस का रूल है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है ज्योति मैडम। जी सर। बट सर मेरा अभी फील्ड एक्सपीरियंस रहा है, जितना हम पढ़ रहे हैं ना उतना अच्छे से ना वहाँ पेटेंट ऑफिस में कोई कुछ फॉलो नहीं करता है। मैडम ज्योति मैम, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पेटेंट ऑफिस में जाएंगे बाद में, फिर तो फॉलो करेंगे ना। और वो कंट्रोलर तो भाई साहब वो ऐसी बातें करता है कि जैसे पता नहीं पूरा इंडिया का भार उसके सर में ही है। मैडम उनको कभी रूल नंबर 138 पे बात करवाइएगा, कॉन्डोलेंस ऑफ डिले पे। चलिए, तो अभी इसको मेमोराइज करने के लिए इजी वे में, जैसे कि जब सर ने बोला कि 23 to 24 और 24 to 25 जो भी पेटेंट एक्सपायर होंगे उनको पर ईयर रूल फॉलो करना पड़ेगा। पुराना प्रोविजन भाई, हर साल का एक एक फाइल कर दो, खत्म, बस सिंपल। और सर ये 24 25 का भी एक बार एफएक्यू में भी उनको दिखा दीजिए, ताकि वो एक वेरीफाइड हो जाए, उसमें भी लिखा हुआ है एक्सपायरी का। 26 वालों में देन स्टिल वो 3 साल वाला टाइम लाइन फॉलो हो जाएगा फिर। जी सर। वंस एक्सपायरी जी हो सर, एग्जैक्टली सर। इसीलिए सर 26 तक मैंने बोला था ना कि पेपर नॉट ओनली फॉर 2025, 2026 की एग्जामिनेशन जब तक होगी ना, वहां पर फॉर्म नंबर 27 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आ गया होगा आपको, महादेव सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर लेकिन जो सेकंड प्रोविजन है ना उसमें 2 साल का एक साथ भरना है। ऐसा लिखा है ना? हाँ तो बस हाँ उसमें ये दे दीजिए, तो फिर 2 साल सर, का एक साथ। एक्चुअली में इसका जो कंक्लूजन मैंने बनाया था वो ये था कि लेटेस्ट दो लेटेस्ट 23 24 24 25 इनके जो पेटेंट एक्सपायर होंगे
तो जो एक्सपायर होंगे ना, उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें आपको भरना है। मतलब वहां पर अगर जैसे, चलो इसको पढ़ते हैं। हाँ सर, मैं यही पूछ रही थी कि 2 साल रिमेनिंग रह रहे तो हम जी, एक साथ भर 2 साल सकते का हैं एक ना। हाँ, साथ में वो है, फिर वो सारिका दो मैडम, यू साल आर का एक करेक्ट। साथ जाएगा। 2 साल का। सारिका मैम, हाँ सर। यहां से रीड आउट कीजिएगा। कहाँ से? पेटेंट से एक्सपायर, ओके। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? 24-25। हाँ, तो ये पढ़िए। Patentee licensee can file Form 27 only for the remaining period, that is financial year 23-24 and 24-25. Form number 27 to be submitted for financial year 23-24, 24-25. Window period for the filing of form number 27 without extension of deadline will be 1st April 2025 to 30 September 2025. तो 24-25 के जो पेटेंट है उनको 2 साल का एक साथ भर देना है एक्सपायर होते ही, हाँ। बस। और उसमें जब भी फिर 23, स्लाइड में भी वो चेंज कर दीजिएगा सर। हाँ सर, मैं उसको बैक एंड में कर देता हूँ। और महादेव सर, यस सर। ये कीजिए सर रीड यहाँ से। ये पैटर्न्स एक्सपायर्ड इन FY 23-24। इनके लिए कितना पीरियड बचा सर? कैन फाइल फॉर्म 27 ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड i.e. फॉर, तो ये तो एक ही साल है ना, हाँ, वही गिवन ईयर जो है बाय द 30 सितंबर 2024। सर अगर पहले भी होंगे एक्सपायरी तो सर उसी ईयर ही तो भरने पड़ेंगे, कि केवल सर इन्हीं 2 इयर्स में 1 ईयर वाले में एक्सपायरी में? मैम आई अगर थिंक ये 22 ट्रांजिशन टू, ईयर्स है ना, इसीलिए इनका थोड़ा सा। साक्षी मैम, जी सर। जो पेटेंट 22 टू 23 में एक्सपायर होंगे, जी अखिल सर मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, जी। इनको कब तक फॉर्म भरना है? फॉर्म 27 लास्ट। एक्सपायरी वाले टाइम पे ना सर, अगर ये हाँ, 22 टू 23 में एक्सपायर हो रहे हैं तो सर सितंबर 23 में ही भरेंगे ना सर? बस। तो वो तो कंफर्म ही है क्योंकि अमेंडमेंट इसके बाद आया था। हम्म। अमेंडमेंट आया था 15 मार्च 24 को लेकर। तो अब सर हम ये लोग जो इसमें अमेंडमेंट 22 है, ये जी कौन से फाइनेंशियल ईयर में आया है? सर 23 टू 24। बस इसीलिए इसके बारे में इन्होंने प्रोविजंस अलग से बताए। लेकिन है सर वही वही उसी ईयर ही होंगे, मतलब ऐसे ही 1 ईयर ही है, बट ये है कि हाँ, हम लोग 2 साल का एक साथ भर सकते हैं, ये है बस डिफरेंस। बस इन 2 साल के लिए जो इन हाँ 24-25 में जो एक्सपायर हो रहा है वो 2 साल भर सकता है, और जो और 23-24 22 में एक्सपायर होगा वो एक साल का तो भरेगा ही, वो एक ही साल का भरेगा। इससे पहले वाले के लिए अलाउड नहीं है सर ये। नहीं, क्योंकि उससे पहले वाला फाइल कर चुका है ना सर, वो बता चुका है वर्किंग अपनी। हम्म 22-23 तक के पेटेंट्स की जो भी टाइमलाइन है वो अपनी वर्किंग बता चुके हैं। हाँ सर, मतलब इसके इसमें ऊपर वाला जो है ना, इसमें लिखा भी हुआ है वो। मतलब हम लोग कभी 2 साल का नहीं भर सकते, केवल इन 2 इयर्स में है ये 24 टू 25, जो हम लोग 2 इयर्स का भर सकते हैं बस। और वो भी बस उनके लिए जो पेटेंट एक्सपायर हो रहा है इस हाँ टाइम सर, एक्सपायर हो ड्यूरेशन। रहा है एक्सपायरी वाली 24-25 कंडीशन में। में। हाँ, एक्सपायरेशन पर, ग्रांट पर नहीं। सर क्लियर इतना हुआ? ज्यादा डिस्कशन हो गया इस टॉपिक पे नॉर्मल में भी कंफ्यूजन हो गया सर। एक फन फैक्ट बताऊं, ये जब गाइडलाइंस, ये ना फॉर्म नंबर 27 का सर वॉइस तीन कट बरस गई का आप तीन सर। बरस सर में फॉर्म नंबर 27 भरना है जी। सर आपकी वॉइस कट गई। हाँ, पहले क्या हुआ था कि फॉर्म नंबर 27 3 बरस में भरना है, ऐसा रूल बना दिया गया था। जी। फिर ये सारे क्वेश्चंस हुए जिनकी एक्सपायर हो रही थी, वो बोले कि 3 बरस में फाइल करेंगे।
फिर जिनको ग्रांट मिली वो कब फाइल करेंगे, 21-22 वाले कब फाइल करेंगे, फिर ये FAQs आए। ये फन फैक्ट है इसकी स्टोरी इस तरीके से, यानी प्रैक्टिकल सिनारियो में क्वेश्चंस जनरेट हुए, वहां से FAQs बने। तो सर हम लोग ऐसे इसको समराइज कर सकते हैं कि हम लोग को फॉर्म 27 कब भरना है। तो इसके दो सिनारियोज है, पहला है कि जब हमें डेट ऑफ ग्रांट पता हो उसके बाद वाला, और सेकेंड है डेट ऑफ एक्सपायरी वाला। सर डेट ऑफ ग्रांट में भी जो हमारा अमेंडमेंट ईयर है 23-24, तो उसके हम लोग पहले देखेंगे। उसके पहले 1 ईयर का हम लोग को गैप मिलेगा, और उसके बाद हम लोग को 3 इयर्स का गैप मिलेगा। एंड जबकि डेट ऑफ एक्सपायरी में हम लोग को उसी साल, मतलब नेक्स्ट जैसे एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर है तभी हम लोग को फिल करना होगा, एक्सेप्ट फॉर 24-25 जब हम लोग दोनों साथ में भर सकते हैं। एग्जैक्टली मैडम, एज सिंपल एज दैट। जी सर। सर अभी ये टॉपिक इतने में छोड़ दीजिए, और करेंगे ना तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। मैम टॉपिक खत्म। खत्म ना? ओके, बिकॉज वो सही कह रही है कि हम इतना ज्यादा पोस्टमार्टम करेंगे ना तो। मैम इट इज नीडेड एक्चुअली। नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट क्या होता है एक ही दिन ऐसे मल्टीपल ट्विस्ट, मतलब आई डोंट नो इफ एवरीबॉडी एग्रीज फाइन, अदरवाइज ओके। ज्योति मैडम बोल रहे हैं, बोलो। द मोस्ट डायनामिक पर्सन ऑफ द ग्रुप। क्या बात है। ज्योति मैडम आप तो पावर हाउस है, इस ग्रुप के पावर हाउस है आप। आपसे सप्लाई मिलती है सभी को, आप ऐसे स्टेटमेंट बोलेंगे तो बाकी लोग क्या ही करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब हम आज चलते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अनाउंस किया था, जो 24 और 25 में जिस फॉर्मेट में ड्राफ्टिंग आ रही है उसको कैसे करना है। देखिए ड्राफ्टिंग हम जानते हैं अब कैसे करते हैं, पूरा क्लेम्स कैसे ड्राफ्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे ड्राफ्ट करना है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो हम लिखते हैं 30 मार्क्स के क्वेश्चन में वो कैसे लिखना है, फील्ड ऑफ इन्वेंशन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, समरी, ऑल दोस थिंग्स। बट जो फॉर्मेट आ चुका है 24 में, देखिए पहले क्या होता था, हमें पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन मिलती थी, हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता था, बट अब वो सिनेरियो नहीं बचा है। सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम अब नहीं रहेगा, तो उसको कैसे हैंडल करना। इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक ड्राइंग बनानी है, वो तो आप अच्छी तरीके से बना लोगे, बस एक बार उल्टा अच्छा हो गया कि भाई छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना है और इन्वेंशन समझ लेना है। पहले पूरा पूरा पढ़ना पड़ता था, ये मुझे तो इजी लग रहा है। सर बट ऐसे पर्टिकुलरली बोला तो शायद नहीं कि इसमें कि ड्राइंग ऐसे बनाना है। बनानी है अच्छा, साक्षी मैम, यहाँ से पढ़िए। सर ड्राइंग बनानी होगी? क्यों रजत सर, ड्राइंग करना होगा अपने को? जी मैडम। मैम अरे मेरे देखिए, को तो एक बटरफ्लाई भी नहीं बनाना आता, फिर मैं क्या बनाऊंगी? मैं बता रहा हूँ ना, देखिए हे भगवान। आप क्या बनाएंगे इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पढ़िए। मैं पढ़ूं? पढ़िए। A client meets you and provides technical information regarding his invention. Draft a complete specification with at least 2 claims and a title for any one of the following description for filing in the Indian Patent Office. While drafting the complete application, specify an appropriate title, abstract summary, the invention, description explaining its detail, claim defining its protectability aspects, drawings or figure or table for visual representation. यार मैम क्या दुश्मनी है मेरे से। अगर ड्राइंग नहीं बनानी है तो हम क्या बना सकते हैं।
फिगर्स और टेबल्स फॉर बस। विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ड्राइंग और फिगर एक जैसा ही होता है, वो एक ही बात है, बट एक चीज नहीं बट समझिए। बनाना क्या है सर, वो भी तो अगर आप बोलोगे कि उल्टी सी एक मशीन बनाओ जिसपे एक कवर लगाना है, तो अब मेरे जैसे लोग को तो बनाना ही नहीं आएगा। सुनिए तो, सुनिए तो, देखिए, पहली बात तो 30 मार्क्स का ड्राफ्टिंग है, तो उसमें ड्राइंग का पार्ट कितने मार्क्स का होगा मुझे बताओ। 5 मार्क्स। 3 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स। 3 मार्क्स भी मैं ज्यादा बोल अच्छा, रहा हूँ। अगर उसमें आपने किसी तरह से कोई एक टेबल बना दिया, तो क्या बाकी के मार्क्स चले जाएंगे? ज्योति मैम। अरे सर, है। ज्योति मैडम, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वेयर, ये सारी चीजें बनाना आती है ना मैडम? रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर आता है कि नहीं आता है मैडम? हाँ सर वो आता है। मैडम मैं सही में बता रहा हूँ, ये बेसिक है ड्राइंग का। ये तीनों, अगर ये जियोमेट्रिकल शेप्स आते हैं ना, तो सारी ड्राइंग्स बस जियोमेट्रिकल शेप्स में आपको सिर्फ कर्वेचर ऐड करना होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जांपल दीजिए ना सर, वो क्या बोल रहे हैं आप, फिर हाँ देखते हैं हाँ अपन। हाँ, हाँ बस आते तो हैं मैम। पढ़िए, टेंशन पहले मत लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा। सर वो प्लेन वाला लीजिए। वही ले रहे हैं सर, प्लेन ये वाला। भगवान, आप हाँ, प्लेन ये रहा। बनवाएंगे? अरे मैम, कुछ मुश्किल नहीं है, आगे तो बढ़िए पहले। देखो, चलो अब सबसे पहले देखिए, ये पार्ट हमको दिया हुआ इतना, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, पढ़िए, इसको पढ़िए पहले, क्या लिखा हुआ है ये? कौन पढ़ेगा? ज्योति मैम आप ही पढ़िए। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इन मेनी रीजन्स air transport accessibility is hindered by lack of adequate runway length. Remote areas or developing region often have airstrips or airports with limited runway distance, restricting the types of aircraft that can operate efficiently. तो ये Okay, that प्रॉब्लम is a स्टेटमेंट problem आ गया। statement. ठीक। हाँ, अब देखिए, जब हम ड्राफ्टिंग लिखेंगे तो पार्ट C3, पहला पेज जो होता है वो तो सेम जाएगा। टाइटल, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कंप्लीट ड्राफ्टिंग के बारे में लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले पेज, जो फ्रंट पेज है, उसको बना डालिए। ये मत सोचे कि पहले मैं पढ़ूंगा फिर मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये, इसमें कोई चेंज नहीं है। एप्लीकेंट, मैंने बॉक्स बनाया, हो गया। नीचे मैंने लिखा प्रियम्बल, प्रियम्बल मुझे पता है 2 लाइनें जो लिखनी है, वो लिख के मैंने फ्रंट पेज बना लिया। हाँ, टाइटल के लिए मैं जगह छोड़ूंगा यहाँ पर अब, क्योंकि अब टाइटल के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, तो यहां से मुझे समझ में आया कि भैया ये जो बात कर रहा है, ये जो रनवेज होते हैं एयरपोर्ट्स पर, जिसपे से प्लेन थोड़ा टेक ऑफ लेने से पहले रन करता है और लैंडिंग के बाद एक डिस्टेंस तक रन करता है, वो जो रनवेज होते हैं उसके बारे में वो बात कर रहा है।
ये पॉइंट समझ पाए? अब इसके आगे पढ़िए मैम, ज्योति मैम। Challenges: communities and regions with shorter runways struggle to access reliable air transport services. ठीक है, आगे So, पढ़िए। economic impact: limited access to the airport transportation affect trade, tourism, and economic development in this region. Safety concern: short runway pose safety challenges for conventional aircraft during takeoff and landing. देखिए, Solution offered: हाँ एक मिनट रुको। अब यहां तक ये जो चार इन्होंने पॉइंट्स बनाए, पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दूसरा चैलेंजेस, तीसरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, चौथा सेफ्टी कंसर्न, ये कहीं ना कहीं अभी तक प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस, चैलेंजेस, बैकग्राउंड, इसी सब की बात कर रहा है। ये पॉइंट सब क्लियर है? ये पॉइंट समझ पा रहे हैं सभी लोग कि अभी तक ये जो चार टाइटल्स इन्होंने बनाए क्वेश्चन में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, चैलेंजेस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सेफ्टी कंसर्न, ये अभी तक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो आउटकम्स है, उसी की बात कर रहा है। अभी तक इसमें कहीं पर भी उसने ना तो सॉल्यूशन की बात की है, ना ही न्यू इन्वेंशन की बात की है। ये पॉइंट सब लोग क्लियर हैं, समझ पा रहे हैं? जी सर। जो नहीं समझ पा रहा है वो हैंड रेस करे और पूछे। 3 थम्स अप अभी तक आए हैं। सारिका मैम का आ गया है, प्रदीप पाल सर, गौरव सर, अखिल सर, बाजिया मैम, गंगा सर। ठीक है, ज्योति मैम अब यहां से पढ़िए। हाँ, solution offers है ना? The solution involves integrating rocket technology into aircraft to enable safe takeoff and landing on short runways. This approach enhances the aircraft's applicability, addressing the challenges posed by limited runway length. अब यहां पर उसने, सॉरी, हाँ ठीक है, यहां पर वो एक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अब क्या यहां से मुझे मेरे आने वाले इन्वेंशन Title. का टाइटल मिल सकता है? Yes. क्या टाइटल होगा? सभी लोग अपनी तरफ से इस पैराग्राफ में से टाइटल बना के चैट बॉक्स में डालिए। सभी लोग डालें, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो हाँ सर बोलो। जी, हाँ, टाइटल्स, लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑन शॉर्ट रनवेज, method for safe landing short runways, rocket technology aircraft, rocket technology for aircraft। 4 रिस्पॉन्स आए इनपे। बाकी लोग देखिए, सभी लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। टाइटल बनाइए और ग्रुप में बताइए। इस पैराग्राफ में से जो सॉल्यूशन ऑफर्ड का जो टाइटल है, जो सब पैरा है, इसमें से हमें टाइटल मिल सकता है क्या? अगर नहीं, आप टाइटल नहीं बना पा रहे तो लिखिए सर, नो टाइटल अवेलेबल, इंटीग्रेशन ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन एयरक्राफ्ट, ओके, न्यू टाइटल। चलिए ठीक है। सर एयर इंडिया लिख देते हैं। एयर इंडिया मैम, वो तो प्रॉब्लम की जड़ है, सॉल्यूशन थोड़ी है। रॉकेट टेक्नोलॉजी फॉर सेफ लैंडिंग इन एयरक्राफ्ट, रॉकेट टेक्नोलॉजी फॉर एयरक्राफ्ट फॉर सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ओके ठीक है। मतलब आप समझ पा रहे हैं? देखिए, इंटीग्रेटिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी इनटू एयरक्राफ्ट। आप मुझे एक बात बताइएगा, खुद सोच के थोड़ा सा, हालांकि देखिए टाइटल रखने में प्रॉब्लम नहीं है,
बट आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को दूसरी में इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या ये कोई इन्वेंटिव स्टेप होगा? नहीं सर। देखिए अब मैं ना, वैसे हालांकि अभी तक मैं भी बोलता था कि टेक्निकल स्टेप्स पे हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, नहीं देना है, बट थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा, हल्का सा, किसी किसी पॉइंट पे देना पड़ सकता है। अगर आप ये टाइटल लिख रहे हैं तो गलत नहीं मानेंगे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी इनटू एयरक्राफ्ट, आपने टाइटल यहां से बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो मेरा टाइटल बन गया सर टाइटल मस्ट स्टार्ट विथ आर्टिकल ए और एन। तो अब इसको अगर मुझे ए और एन से स्टार्ट करना है तो मैं कर सकता हूं एयरक्राफ्ट, एन एयरक्राफ्ट, सॉरी, वो बोल एन सर। एयरक्राफ्ट इंटीग्रेटेड विद रॉकेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी। या फिर इसमें हम, अगर मैं ये बात कर रहा हूं, देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया जो एयरक्राफ्ट है वो एनेबली सेफ लैंडिंग करें और टेक ऑफ करें। तो इसको अगर मैं टाइटल बना लूं एन एयरक्राफ्ट या विंग्स, देखिए एयरक्राफ्ट में क्या क्या होते हैं, विंग्स होते हैं उसके, सर बोल दीजिए सेफ लैंडिंग, प्रोडक्ट विंग्स, सेल हो जाएगा। विंग्स फॉर सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ। ये दो टाइटल मैंने बना लिए, चलो टाइटल बन गया हमारा, टाइटल हमारा ऑब्जेक्टिव था वो बन गया। अब वो कितना टेक्निकली सही है गलत है उस पर हमें ध्यान नहीं देना। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बाजिया मैम? बाजिया मैम सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं, गौरव सर एंड सर बैकग्राउंड, हाँ फील्ड ऑफ फील्ड बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन, फील्ड ऑफ इन्वेंशन सर। फील्ड ऑफ हाँ फील्ड अखिल ऑफ सर, सर बाद में लिख दूंगा फिर मैं उसको नंबर काट लेगा वो सर सर शुरू देखो में वो नहीं, सो तो नहीं रहे अखिल सर। वही नहीं तो, नहीं नहीं। नींद आ रही है सर को, स्विमिंग करके थक जाते हैं सर। अरे सर जब सर्दी में वो स्विमिंग नहीं खतरनाक सर, है वेट करके थक जाते हैं वो। चलो सर, अखिल सर अब आप मुझे बताइएगा फील्ड ऑफ इन्वेंशन में हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो किस से रिलेटेड होता है? कि सर मतलब अपना इन्वेंशन किस फील्ड से रिलेट करता है। किस फील्ड से सो रिलेट करता है? अब आप मुझे बताइए कि ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा, ये हमारा जो इन्वेंशन है ये किस फील्ड से रिलेट कर रहा है? सर ये मतलब एयर ट्रांसपोर्ट वगैरह से रिलेट कर रहा है। रिलेट कर रहा है। हम्म। अब मुझे बताइए कि जो फील्ड ऑफ इन्वेंशन है उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? सर द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इन्वेंशन रिलेट टू द नहीं सर, प्रेजेंट इन्वेंशन प्रेजेंट हाँ इन्वेंशन द प्रेजेंट रिलेट्स टू द इन्वेंशंस, फील्ड ऑफ। द प्रेजेंट इन्वेंशंस रिलेट टू। अब देखिए मैंने पढ़ा है, मुझे माइंड में एक चीज है, अगर मैं एज अ इंटेलेक्चुअल अगर मैं अपनी रनिंग हैंड में इसको दो तीन लाइनें तो लिख सकता हूं। प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू द एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। हाँ देखो यहाँ पे कोई भी इवेल्युएशन आपको ये नहीं देखेगा भाई आपने क्या लिखा है, लिखा होना चाहिए एयर ट्रांसपोर्ट असेसिबिलिटी इज हिंडर्ड, ये आप लिख सकते हो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, द एयरक्राफ्ट यूज runways to take off and landing
इसको ऐसे लिख सकते, सेफ लैंडिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मेरे को कटिंग करनी पड़ गई, बट वो नहीं करनी है, सेफ लैंडिंग। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं, रनवेज आर वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स। अब एक चीज मैंने यहां पर पढ़ी थी, इसको थोड़ा हटा देते हैं। देखिए, रिमोट एरियाज और डेवलपिंग रीजन हैव ऑफन एयर स्ट्रिप्स और एयरपोर्ट्स विद लिमिटेड रनवे डिस्टेंसेस। इसका मतलब रनवे का जो डिस्टेंस है, मतलब रनवे का जो साइज है, वो बहुत मैटर करता है यहाँ पर फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो अब यहां से मुझे एक लाइन समझ में आई कि द डिस्टेंस एंड width of runways are very important role while सर landing. फील्ड ऑफ इन्वेंशन आप इतना लिखोगे, हम 2 से 3 लाइन लिखते थे ना जनरली। No, 7 to 8 lines मैम, रजत 3 सर, मार्क्स का है। जी सर। ये तो मैं इसको बैकग्राउंड आ कहूँ गया। कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन कहूँ इसके लिए। पेपर में जब आप फील्ड ऑफ इन्वेंशन को लिखे ना, तो आप उस टेक्नोलॉजी को ये समझिए कि आप उस टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ने जा रहे हैं। यानी आप इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग किस फील्ड में करोगे, तब आप रॉकेट टेक्नोलॉजी के पास जाओगे। तो मैं पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा, फिर मास्टर्स किस में करूंगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करूंगा, फिर मैं रॉकेट टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो ये मेरी तरफ से ये फील्ड ऑफ इन्वेंशन है। फर्स्ट, दिस इन्वेंशन रिलेट्स टू मैकेनिकल फील्ड। फर्दर, दिस इन्वेंशन रिलेट्स टू aerospace, related to aerospace engineering, particularly in mechanical field. And फिर मैं वहां पर कहूंगा कि this further it comprises rocket technology in aircraft। तो ये 3 ऐसे स्टेटमेंट हो गए ना कि जो सभी लोग आसानी से लिख पाएंगे, और नॉट ओनली फॉर दिस इन्वेंशन बट सभी इन्वेंशन के लिए आप अगर ये थियोरी, ये थॉट प्रोसेस के साथ लिखेंगे ना, तो आपके पास फील्ड ऑफ इन्वेंशन बहुत इजीली 7 to 8 लाइंस लिख पाएंगे इजीली, अगर सही लगे तो। हाँ सर। सर ये डोमेन लिखना आप कहते हैं तो ठीक है, बाकी हालांकि लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फील्ड उसी को कहते हैं सर, ये फील्ड किस फील्ड से है वो बताना है हमें। इसका पर्पस क्या होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। फील्ड ऑफ इन्वेंशन से है ना, आपका कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर जाएगा, आपका ये जो आईपीसी सीपीसी क्लासिफिकेशन होते हैं ना, वो फील्ड ऑफ इन्वेंशन से तय होते हैं कि आपके कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर जाएगी ये पेटेंट। फर्दर सब क्लासिफिकेशन यहाँ से डिफाइंड होते हैं। ओके। सर आपको इधर द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू द इधर लिखना पड़ेगा, केमिकल फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऐसा जो भी है। जैसे कि हमने अगर लिखा है एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, तो नहीं लिखते हैं वैसे, ये तो समझने के लिए मैंने बोला। मैकेनिकल बोलो तो इंजीनियरिंग ही होती है, और कुछ तो होता नहीं है उसमें। सिंपल ही होता है, लिखने के लिए आप लिख सकते हो। नहीं सर, जैसे मैं खुद समझना चाह रहा हूँ सर ये चीज आपसे, कि जैसे मैंने रिलेट्स टू एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी लिखा है, ये सही होगा यहाँ पर कि इसको चेंज करना चाहिए फिर अपने को? उसका आंसर आपको इस तरीके से मिलेगा कि अगर आप जब सही में काम करने बैठो ना, तो आपको जाना पड़ेगा ई स्पेस नेट पे। ई स्पेस नेट पे आप अपना टाइटल डालिए, वो टाइटल से आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। आप जिस क्लासिफिकेशन में जाना चाहते हैं ना, उस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपको फील्ड ऑफ इन्वेंशन बना के लिखना पड़ेगा।
ये सही वाला आंसर, जो ठीक है प्रैक्टिकली करते हैं सभी लोग। अब वो चीज छोड़ के हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो मैंने जो सिंपल वाला आंसर यानी दोनों लेवल बता दिया आपको। अब बताइए इसमें से क्या डाउट है? सर, आपका जो पॉइंट है वो सही है कि वो लिखना आसान है, लेकिन ये लिखने के पीछे जो मेरा माइंडसेट है सर, वो मैं आप सबको बताता हूँ। देखिए, अब फील्ड ऑफ इन्वेंशन लिखने के बाद आपको बैकग्राउंड भी लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव भी लिखना है, आपको समरी भी लिखनी है, आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। सर, ये पॉइंट जो पार्ट आपने बताया सही है, प्रैक्टिकली हम फील्ड ऑफ इन्वेंशन में इसको ये लिखेंगे यहाँ पर। बट होगा क्या कि रजत सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ कि आप जो लिख रहे हैं वो गलत है। सॉरी टू से दैट, मैंने ये कहा कि मैं जो बता रहा हूँ वो इजीली स्ट्राइक करेगा दिमाग में, नॉट फॉर दिस इन्वेंशन। आप फिर अब आप अगर मेरी जनरल गाइडलाइन से चलेंगे ना, तो अब कोई भी इन्वेंशन दे दो इनको, किसी भी कैंडिडेट को दे दो, अब वो सोचने बैठ जाएंगे कि हाँ ये केमिकल से आया, मास्टर डिग्री मैंने यहाँ पर की, पीएचडी मैंने यहाँ पर की, और लिख लेंगे 3-4 लाइन। इस तरीके से मैंने ये थॉट प्रोसेस के साथ बताया कि अगर दिमाग में इतनी सारी लाइंस आपको जैसे स्ट्रक्चर्ड होती है ना, वैसा ना भी हो तो एक लिख सकते हो आप कुछ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख पाओगे। दैट्स व्हाई आई आपका सजेस्ट पॉइंट मैं नथिंग समझ एल्स। रहा हूँ सर, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ कि इनिशियली माइंड में स्ट्राइक करने के लिए वो बात जो आप कह रहे हैं वो इजी है। वो इजी है कि आप सोच पाएंगे भैया ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो इन्वेंशन है, मान लीजिए एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा पहले मैं मैकेनिकल में जाऊंगा, फिर मैं मास्टर्स में एरोस्पेस या एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में जाऊंगा, फिर मैं कहीं उसमें पर्टिकुलर रॉकेट टेक्नोलॉजी में जाऊंगा, तो मुझे ये चीज समझ में आएगी। सर, अब जो मेरा माइंडसेट है इसके पीछे वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि वो चीज ज्यादा बेटर है कि वो, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्या, मैं वो इसलिए बता रहा हूँ सर। अभी क्या होगा, इसके बाद जब आप बैकग्राउंड लिखने जाएंगे, ऑब्जेक्टिव लिखने जाएंगे, या जो आप समरी लिखने जाएंगे, वहां पर भी मटेरियल तो लिखना पड़ेगा सर अपने को। इस बात पे अग्री करते हैं सर? यस सर। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये पॉइंट पढ़िएगा सर, जैसे ये है, ये जो 4 पॉइंट हैं सर, ये प्रॉब्लम से रिलेटेड है। चलो, यस सर, पहले 4 पॉइंट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो बैकग्राउंड। तो ये मेरे बैकग्राउंड में आ जाएंगे। लेकिन अब जब मैं ऑब्जेक्टिव लिखने जाऊंगा, तो वहां पर आपके साथ अब एक बेनिफिट क्या होगा कि फील्ड हेलो ऑफ इन्वेंशन और बैकग्राउंड के साथ आप कंटेंट को मर्ज करके सिर्फ एक छोटी सी लाइन से आप पूरा ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। सही है क्यों? सर। जो फील्ड ऑफ इन्वेंशन में जो आपने लिखा है ना, और जो बैकग्राउंड में आपने लिखा है, देखिए अब ये सॉल्यूशन ऑफर्ड है। सही है अब सर। इसमें 3 लाइनें हैं, 2 लाइनें गिनती की, बट हमको ऑब्जेक्टिव कितने पेज का लिखना है बताइए? ऑब्जेक्टिव अगर मैं लिखने जाऊंगा तो मुझे एक कितने पेज पेज का का ना, लिखना है? एक पेज का। 1 पेज का। अब मेरे पास यहां पर कितना कंटेंट गिवन है? सिर्फ 2 लाइनें। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं जयवीर सर? प्लीज अग्री कीजिएगा। अगर जी मेरा जी ये सर। डिस्कशन है, ये नहीं डिस्कशन है नहीं सर, आपका। देखो सर, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहता हूँ। मैं अगर इसका ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा ना, तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है कि शॉर्ट रनवे पे लैंड होना चाहिए और शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ होना चाहिए। 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं रॉकेट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर पाऊं एयरक्राफ्ट में। चौथा ऑब्जेक्टिव है रॉकेट टेक्नोलॉजी को समझना। पांचवा ऑब्जेक्टिव है एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को समझना। और छठा ऑब्जेक्टिव है कि एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी में जब रॉकेट की टेक्नोलॉजी में ऐड कर रहा हूं तो उसका ड्रॉबैक क्या क्या होगा वो समझना। बस मैं मल्टीपल, मेरे दिमाग में इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, आसान तरीके से। आप जो बता रहे हैं वो भी सही है सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मगर मुझे अगर एक ऑब्जेक्टिव मिल गया ना कि भाई शॉर्ट रनवे पे गाड़ी दौड़ानी है, तो मैं अपने थॉट प्रोसेस से यही आंसर बनाऊंगा। इस तरीके से मैं अपने पीएचडी में भी ऐसा ही करता था। सर, बात आपकी सही है। सिंपल, मैं ज्यादातर सिंप्लीफाइड करता हूँ, और उसको इतना अगर डेटा नहीं दिया हुआ है तो उसको ज्यादा ओवर एम्फोसाइज नहीं करूंगा, बट सिंप्लीफाइड तरीके से मेरे दिमाग में इन्वेंशन बन गया। मैंने ड्राफ्टिंग के टाइम पे भी मैं ऐसा ही सोचता हूँ सर। इन्वेंशन क्या है,
मेन इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेंशन क्या है, सर समझ। इसीलिए तो मैं ये चीज लिखवा रहा हूँ, वहां पर आपको सोचने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं है, नहीं सर, सही सही है। आप जो अभी अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो भी आप शायद ये ट्रैक बदल रहे हैं, यानी आपका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। मेरा सिंप्लीफाइड ये मतलब था कि अगर इतनी सारी लाइन समझ में ना आए तो अपने आप को ऐसा समझो कि बैचलर कहाँ पर करोगे, मास्टर्स कहाँ पर करोगे, पीएचडी कहाँ पर करोगे, लिख दो। अगर याद एक आपके जैसा समझ में ना आए तो की बात है, दैट इज अनदर ऑप्शन। ये मैं बात कर रहा था, हाँ नथिंग वो एल्स। ऑप्शन है सर, वो हाँ ऑप्शन है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, आप अपनी जो फील्ड ऑफ स्टडी है, जो फील्ड ऑफ स्टडी है, जो फील्ड ऑफ आपका सब्जेक्ट है, वो लिख ब्रांच दो है, ले लो, बस खत्म करो, मगर कुछ बस। लिख के आओ, छोड़ के बताओ। हाँ जो नहीं सिर्फ सोच नहीं पा रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, छोड़ने का तो सर 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है सर। 30 बस मार्क्स का यही क्वेश्चन है, बात थी सर। छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है, बट सामने लिखना भी क्या होगा वो भी पता होना चाहिए ना। तब 3-3 घंटे का पेपर होगा लास्ट में, वो भी पेपर 1 के बाद पेपर 2 दे रहे होंगे, तो माइंड रिटार्डेड होगा, माइंड बोलेगा कि भाई नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। और पेपर 1 डिफिकल्ट आ गया तो और माइंड रिटार्डेड होगा। तो उस थॉट प्रोसेस को समझ के बैठना है कि नहीं, माइंड रिटार्डेड है तो भी ये तो चीज इजी है, लिख के आऊंगा मैं। यानी सब लोग डर के मारे नहीं लिखेंगे और हम लिख रहे होंगे, वो पॉजिटिविटी होगी। सर वो डिटेल में मत जाइए, बट ये मैंने सिंप्लीफाइड कहा है। इसको और मत समझिए कि मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से लिखना है, आप बोल रहे हो गलत है, ऐसी बात नहीं है सर। नहीं नहीं, आपका पॉइंट सही है सर, बट इसका जो मेरा रीजन था सर माइंडसेट लिखने का, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ एक डिस्कशन के तौर पे। अब होगा क्या, आपने एक बार तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि भैया फील्ड ऑफ इन्वेंशन मैंने इतनी 4-5 लाइनें लिख ली, ठीक है सर, बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बहुत कंटेंट मिल गया यहां से। जब हम ऑब्जेक्टिव या आगे के डिस्क्रिप्शन पार्ट पे पूरी 80% ऑफ रिमेनिंग ड्राफ्टिंग पे हम जाएंगे ना, तो वहां पर आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पूरा कंटेंट थोड़ा थोड़ा बस चेंज करके इनिशियली स्टेज पे, जैसे ऑब्जेक्टिव में आपने ये पॉइंट्स ऐड कर दिए, ये 3 लाइनें। अब इसके बाद आप चाहो तो जो आपने फील्ड ऑफ इन्वेंशन और बैकग्राउंड में लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर दो दोबारा से, आपको सोचने का टाइम ही नहीं लगाना पड़ेगा वहां पर बार बार। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है सर इसके पीछे लिखने का। हालांकि परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। तो क्योंकि यहां पर अगर आप सोचने में लगाएंगे तो आपको 5 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो 4-5 लाइनें आप बना सकते हो। सही बात। बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आपको कंटेंट मिल जाएगा, एक प्रॉब्लम बता दी फिर लिख दिया भाई ये जो इन्वेंशन है ये आपको सॉल्यूशन देगी। और और बार बार एक ही चीज लिखते हो ना तो उसमें दिमाग भी चलता है कि इसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन करें। क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वही कंटेंट ऑब्जेक्टिव बना के दिखाना है। जैसे ये सॉल्यूशन ऑफर है, इसमें इनिशियल 3 लाइनें ये लिख दी, बाकी का नीचे कंटेंट पूरा रिपीट मार दिया। फिर जब आप समरी पे जाएंगे, समरी हमको एक 1.5 पेज की लिखनी है, फिर उसमें ये 2-3 पॉइंट ऐड कर दिए, ये 3 चीजें जो नीचे से रखी है, फिर ऊपर का ऑब्जेक्टिव पूरा जो लिखा आपने उसमें कॉपी पेस्ट मार दिया। आपको टाइम लगाना ही नहीं पड़ेगा सोचने में। ये बस मेरा ऑब्जेक्टिव था सर, क्योंकि मैंने इसी तरह से लिखा था, मैंने सिर्फ फील्ड ऑफ इन्वेंशन सोचा, 4-5 लाइनें, 7-8 लाइनें, 3-4 लाइनें जो लिखी, फिर उसको हर जगह कॉपी पेस्ट किया सर, और अपनी लेंथ कवर की, क्योंकि टाइम तो उतना ही है। टेक्निकल ग्राउंड पे आपको कोई एनालिसिस नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा भैया आपकी इनिशियल स्टार्टिंग कैसी है, आपने जो स्टार्टिंग किया, जैसे ऑब्जेक्टिव की हम स्टार्टिंग करते हैं, द सिस्टम एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेंशन इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंशन इज, The ये main सब। objective of the invention is, the further objective of the invention is, yet another objective of the invention is। ये सब प्रैक्टिकली करें तो ठीक है, आई थिंक पेपर में अगर इतने ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा सर, मेरा ये मानना है। आप बाकी आप बताइए। सर आप सही है, अब फिर कितनी बार बताऊं, मुझे पता नहीं चल रहा है। बात सही की नहीं है सर, बात अप्रोप्रिएट की है। ये पॉइंट पे अगर अप्रोप्रिएट। सभी लोग अग्री कर रहे हैं तो हैंड अरे थम्स सर, अप दीजिए। कितनी बार दूं मैं, 3 बार तो दे चुका हूं, और एक बार दूं। सर आपकी बात नहीं कर रहा मैं, बाकी सब लोगों की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ तो प्लीज थम्स अप दीजिए। देखिए 3-4 लाइनें सोचना तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। सर जी मैं सर। बोलूं?
हाँ जी तो सर। जैसे हम केमिकल बैकग्राउंड से हैं, तो हम्म सर हमें तो ये भी नहीं पता बीटेक में कितनी ब्रांच होती हैं, तो मैकेनिकल क्या है और फिर उसका किस सर ब्रांच में आपका जाएगा, आंसर तो भी है इतने मेरे तो हम पास, सोच ही नहीं पाएंगे। आपका सर आंसर भी है मेरे पास। लेकिन हम सर यूज करेंगे, हम जहाँ तक हमारा माइंडसेट कहता है तो केमिकल वाले क्वेश्चन तो हिलते ही नहीं है इस ड्राफ्टिंग के, सर पता नहीं समझ में ही नहीं आते हो। सही बात है सर। हम तो बस हम भी नहीं करते हैं, जो मैकेनिकल वाले हैं बीटेक वाले हैं वो भी नहीं सर, करते। सर मगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। दिस हाँ इन्वेंशन रिलेट्स टू इंजीनियरिंग फील्ड। नहीं सर, वो इजी रहता है, हम केमिकल सर वालों को भी इजी रहता है इंजीनियरिंग वाला। सर इंजीनियरिंग नहीं भी, फिजिक्स तो लिख सकते हो ना। अरे सर नहीं होता फिजिक्स। फिजिक्स की सब ब्रांच है सर इंजीनियरिंग। नहीं सर, वो सबसे इजी जो लगता है हमें तो रजत वही सर लगता है के ना इंजीनियरिंग फर्स्ट वाला ही, ड्राफ्टिंग है अभी। मुझे जो लगता है, बाकी को ये का रजत मुझे सर है पता ना, नहीं। वो सर इन्होंने एस यानी ओपी अग्रवाल सर अगर नहीं है ये आज के दिन में प्रेजेंट, कल आएंगे शायद, बुलाऊंगा मैं सर को। ओपी अग्रवाल सर के पेपर 2 में मार्क्स थे 23, जब वो आए थे 23 या 31 कुछ थे। और अभी कैसा जो हो गया। 2025 का पेपर जो दिया है सर ओपी अग्रवाल सर ने विद द मेंटरशिप ऑफ रजत सर, उनके स्कोर है 70 कितने सर, 76 75 78। 78 78 आउट ऑफ 100। ये ये कर देते हैं, ये रजत सर है ना, वो कर लेते हैं। बट इनिशियल लेवल पे आप अगर लिखना है तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, और जितना सर बोल रहे हैं ना उतना लिखते जाओ, काम होता जाएगा सर। देखिएगा लास्ट में आप है ना बहुत अच्छी वो करोगे ड्राफ्टिंग, ये श्योरिटी है। बट थोड़ा सा करना पड़ेगा। रजत सर अभी 11:15 बज चुके हैं, कल इस अब रोकते हैं इसको, रोकते हैं, हाँ जी। यहाँ पर रोकते हैं। बट यस समझ सर। में, हाँ, पहली दो चीजें तो समझ में मस्त आ गई सर, और इतना सारा डिस्कशन हो गया, यानी कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, ये श्योरिटी बन रही है अभी। सर बट छोड़ के तो नहीं ये आता। टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे सर, ड्राफ्टिंग का। हाँ 30 मार्क्स तो फ्रीज करते हैं अपन। जी ज्योति मैम। इसी के मैडम, भरोसे बैठे हैं सर। मैडम तो देखो कितना स्टेटिस्टिक्स लगा के बैठे हैं, अरे बाप रे। हाँ मैं मोटा मोटा 5-6 क्वेश्चंस पे तो एकदम बाहर, हर कोने से बाहर करके जाऊंगी सर। आपने भले ही बोला था कि 15 तारीख से आएंगे, भले ही आप आए अभी, मगर चलो देर आए दुरुस्त आए। कहाँ 15 तारीख मेरा बेटा आईसीयू में पहुंच गया था। अरे क्या हो गया। मैडम, हाँ उसको सडनली अस्थमा अटैक आ गया, और वो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो पूरे उसके सॉरी सारे वाइटल्स डाउन हो गए थे। तो सॉरी उसको, सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था। हाँ तो उसकी रिकवरी करते करते ही कितने दिनों, नवरात्र के बाद तो 5-10 दिन वही निकल गए, फिर ऐसे नहीं, ही है फिर। जिनके मदर ज्योति मैडम हो उनको कुछ नहीं हो सकता है। सही। आप तो ना सर मतलब एकदम गुड़ हो, हाँ। मैम वो गुड भी हैं और वो गुड भी हैं। हाँ अरे सही सही है। मैं विनोद आप सर आप से मिली, मैडम नवरात्रि में के दुर्गा बारे में माता ही जी जो बात कर होते हैं रहे ना, थे। वही आप हो। हाँ सही सही है। चलिए कल मिलते हैं इसी समय 9:30 बजे से वापस, और इसी टॉपिक को आगे लेके आएंगे। मगर तब तक के लिए सभी को ये ड्राफ्टिंग में जितना भी समझ में आए, सर ने जो स्ट्रक्चर बताया है, प्लीज लिख के भेजिएगा। जितना आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, जितनी बार ये चीज लिखोगे ना, लिखने में 5-10 मिनट लगेगा, मगर लिखने से आपकी हैबिट बनेगी, एग्जाम में वो आपको सक्सेस दिलवाने में काम आएगी। एम आई करेक्ट रजत सर? सर 110% का है। ये पार्ट सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस का है। तो फील्ड ऑफ इन्वेंशन तक लिखने के लिए बोल दे सभी को। डेफिनेटली सर, वो मैं बोलने वाला था, आपने बोल दिया। चलिए बोलिए बोलिए सर प्लीज। नहीं नहीं, कंप्लीट कर दीजिए, आपने बोल ही दिया सर। बस फील्ड ऑफ इन्वेंशन तक पहला टाइटल का पेज, फिर टाइटल, फिर एप्लीकेंट वाली लाइन, प्रिएम्बल, एंड लास्ट में फील्ड ऑफ इन्वेंशन दूसरे पेज पे, वहां तक लिख के आना है। ये 10A क्वेश्चन नंबर है, पेपर मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, पेपर 2 का 10A क्वेश्चन है। सर अगर आप अलाउ करें, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। प्लीज एड। फील्ड ऑफ इन्वेंशन के बाद बैकग्राउंड भी लिख, क्योंकि बैकग्राउंड पहले 4 पॉइंट से मिलकर ही बनेगा बस। फील्ड ऑफ इन्वेंशन एंड बैकग्राउंड दोनों लिख के आना है। अगर इतना लिख लिया है, समझ लीजिए
आपने ड्राफ्टिंग चाहे 80%। 10% लिखी हो, बट हाँ, आपका मगर 90% काम हो गया। हो गया। वाह वाह। आपने चाहे 10% ऑफ ड्राफ्टिंग पार्ट लिखा है, बट 90% आपने काम कर लिया यहाँ पे। यानी 27 मार्क का काम कल करके आने वाले हैं सभी लोग, बाकी के 3 मार्क्स हाँ बचेंगे। बस, वो ज्योति मैम के साथ चलेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। चलिए, जय हो हिंद जाएगा एवरीवन। मैम, कोई मुश्किल नहीं, वो भी हो जाएगा। यस, ठीक है सर। चलिए, मिलते हैं कल रात 9:30 बजे। एंड ये ड्राफ्टिंग पार्ट टिल बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन हम लिखेंगे। तो मिलते हैं। सर ये थैंक कौन यू से सर। ईयर का पेपर है? सर ये है 2024 का पेपर। मैं सर, जयवीर सर ने डाला है ग्रुप नहीं नहीं में। सर, 2025 मैंने का है 2025 का डाला है। आपने सर, 4 है मैं तो उसमें 4 देख का रहा हूँ, डाल बहुत दीजिएगा। देर से मिल सॉरी नहीं सॉरी रहा सर, है। डाल अच्छा दीजिएगा अच्छा 4 अच्छा का अच्छा तो अच्छा। पेपर। नहीं नहीं, मैं डाल देता हूँ सर, कोई इशू नहीं, मैं डाल ओके, देता हूँ। चलो एवरीवन, जय हिंद एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर। जय हिंद सर। हम्म।